हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक दिन के बाद हम मिल रहे हैं। तो कल का गैप हुआ, थोड़ा बहुत आपने कुछ पढ़ा हुआ केमिस्ट्री। हमने कहा था नोट्स आपको प्रोवाइड की है, आपको पढ़ना है जो भी टॉपिक्स इसके पहले हमने कवर किए थे। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर किससे कहना, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे, M1A रिएक्ट्स विथ M2B एंड इन प्रेजेंस ऑफ C gives the product। हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिया जिसमें कितने रिएक्टेंट्स है बेटा, 3 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन A, B एंड C। A का कितना मोल लिया है, M1 मोल, B का कितना है, M2 मोल, C का कितना लिया, M3 मोल। ये पूरा रिएक्शन क्लास में हमने ले लिया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि इस M1 में से A मोल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, M2 में से B के B मोल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, M3 में से C के C मोल्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। दिस इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। फिर इससे हम क्या करेंगे, रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर कितना लिखेंगे, M1 और A। तो A लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है इतने मोल पार्टिसिपेट करते हैं। देन कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, रेट इक्वल्स क्या लिखो बताइए, K। व्हाट इज K, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A, B रेज़ टू पावर B, C रेज़ टू पावर C। हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपको मिल रहा है इसे हम रेट लॉ कहते हैं, और इसी रेट लॉ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स दिख रहे हैं हमें उन सब का सम लेंगे, A प्लस B प्लस C। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज ऑर्डर, द सम ऑफ, देखो बेरिज, द सम ऑफ पावर्स, देखो ये पावर्स है, किसके पावर्स है, कंसंट्रेशंस के। कंसंट्रेशंस किसके लेना है, रिएक्टेंट्स के, कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर सम ऑफ powers of concentrations of reactants in the reaction is known as order of reaction। बेसिक पॉइंट याद रखना, ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, पावर्स का सम, बस बाकी कुछ नहीं। पावर्स का क्या लेना है बेटा, सम लेना है, सो दैट यू विल गेट द ऑर्डर। हो गया। अब ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गैस होती है, ये डिकम्पोज होगी और बनाएगा 4NO2 प्लस O2। एक रिएक्शन है, इसका रेट लॉ कैसे लिखना है, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। दिस इज द रेट लॉ। बताइए जरा, इस रेट लॉ से ऑर्डर कितना रहेगा, यहां कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कितना रहेगा, 1, 0 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया, 1। सेकंड एग्जांपल, CH3CHO डिकम्पोज होगा, बनाएगा CO एंड CH4। इसका रेट लॉ पता चला, रेट इक्वल्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO रेज़ टू पावर 3/2। अब यहां ऑर्डर कितना रहेगा, देखो जरा, ऑर्डर कितना रहेगा, जो भी पावर है 3/2, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर पता चल गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कौन सा, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। रेट लॉ पता चला, K कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। टेल मी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, 1 प्लस, यस वेरी गुड, इसका पावर 1 है प्लस इसका पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा।
नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे NO प्लस O2 गिव्स NO2, ऐसा है। इसका रेट लॉ बेटा दिया है, रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो ऑर्डर कितना रहेगा बताइए? यस, इसका पावर कितना है 2 प्लस इसका पावर है 1, कितना हो गया 3। एक और रिएक्शन हमारे पास है ट्वाइस H2, 2 gives द ट्वाइस H2O प्लस O2, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा वर्डिंग भी याद रखना जरूरी है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा वर्डिंग यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हैविंग द ऑर्डर ऑफ। तो इसका रेट लॉ हमें पता होना चाहिए, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, ऐसा रेट लॉ है। ऑर्डर कितना रहेगा 1। समझ में आ रहा? फर्स्ट पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स आपके नोट्स में दिए हैं, इन सभी एग्जांपल्स को आप अच्छे से याद रखोगे। तो ये हुआ अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। इसमें एक और पॉइंट याद रखना, देखिए ऑर्डर 1 पता चल गया, ठीक है। ऑर्डर 3 भी पता चल गया, ऑर्डर 3/2 भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर एग्जैक्टली कितना रह सकता है? तो 0 पॉसिबल है, फ्रैक्शन पॉसिबल है, होल नंबर पॉसिबल है। समझ में रहा? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रह सकता है ऑर्डर। लेकिन थोड़ा याद रखना, कुछ भी का मतलब 5, 6, 4, 7, 10, 15 ऐसा ऑर्डर रहेगा क्या? नहीं। देखिए ये जो 3 के बाद वाले जो ऑर्डर होते हैं ना, 4 वगैरह, ऐसे ऑर्डर वाली रिएक्शन रेयर ही रहेगी, बहुत कम। समझ रहा? तो आप यहाँ क्या याद रखोगे? द रिएक्शन हैविंग ऑर्डर ग्रेटर देन 3 आर रेयर और स्कैंटी। रेयर और स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब काफी कम, समझे? अब इसका रीजन हम कहां पढ़ाएंगे आपको? कोलिजन थ्योरी, जो इस चैप्टर के आखिरी में दिया है। तो अभी सिर्फ याद रखना, द रिएक्शंस हैविंग ऑर्डर ग्रेटर देन 3 आर रेयर। तो ये हुआ अबाउट ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर किससे कहना? हमने पहले हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया है, कौन सा? M1A प्लस M2B प्लस M3C गिव्स प्रोडक्ट्स। हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर इंक्लूडेड? 3। कौन कौन से? A, B एंड C। A का कितना मोल्स लिया? M1। B का हाउ मेनी मोल्स? M2। C का हाउ मेनी मोल्स? M3। ठीक है, ये रिएक्शन फ्लास्क में लिया। जितने भी मोल्स रिएक्शन फ्लास्क में लेंगे वो पूरे के पूरे रिएक्ट होंगे, जरूरी है क्या? नहीं, उनमें से कुछ ही रिएक्ट होंगे, कुछ रिएक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ M1 में से A पार्टिसिपेट किया, यहाँ M2 में से B पार्टिसिपेट किया, यहाँ M3 में से C पार्टिसिपेट किया। रेट लॉ इस प्रकार से रहेगा। A, B, C हमें कैसे पता चला? थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली? एक्सपेरिमेंटली पता चला। इस रेट लॉ हमने इस प्रकार से लिया। बाद में ये पावर्स जो आपको दिख रहे हैं उन सब का हमने सम लिया, इसी सम को ऑर्डर कहते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर? सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन याद रखो, क्योंकि कभी कभी हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया जाता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? समझ में रहा? तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल दीज आर द एग्जांपल्स। कोई डाउट है? देखो समझ में आया? देन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह कुछ दिया है। प्रॉब्लम नंबर 11 नोट्स में दिया है बेटा, वो आप देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11, व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए आंसर पहले मत देखो बेटा, आंसर इज गिवन ओवर देयर। पहले रिएक्शन को देखो जहां उनके रेट लॉ दिए हैं।
तो पहला जो क्वेश्चन है उसका रेट लॉ क्या है बेटा, ए दिया ना, ए और बी, यस, ए का रेट लॉ क्या है, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, ऐसा दिया है बेटा। बताइए विथ रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर क्या रहेगा, दिख रहा है, क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू NO रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा, दिख रहा है ना, पावर 2। विथ रिस्पेक्ट टू H2 क्या रहेगा ऑर्डर, यहां पावर कितना है 1, ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू NO 2 रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू H2 ऑर्डर 1 रहेगा। सेकंड बी के लिए रेट लॉ दिया बेटा, R इक्वल्स के कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज़्ड टू पावर 1/2। विथ रिस्पेक्ट टू CHCl3 बताइए क्या रहेगा ऑर्डर 1, विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 रहेगा हाफ, ठीक है। फिर ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालना, ओवरऑल ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, इसका पावर 2, इसका पावर 1, कितना 3। यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालना, इसका पावर 1 प्लस इसका पावर 1/2 मीन्स 3/2, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम 12 क्या दिया है बेटा, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B is 5.4 into 10 to the power minus 6 molar per second when concentration of A is 0.30 molar. Calculate the rate constant of the reaction. हाँ, अब यहाँ पहले आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा। रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट इक्वल्स K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A लेना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट A ही है। पावर कितना 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा। क्यों 1 रहेगा, क्योंकि वहाँ लिखा है देखो द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है, देखो है ना, फर्स्ट ऑर्डर मतलब पावर 1 रहेगा। अब यहाँ रेट कितना दिया बेटा, रेट इज 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6, कांस्टेंट हमें पता नहीं, और ये जो रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज 0.3 हो गया। इसका यूनिट भी दिया है, यूनिट भी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो K का यूनिट निकालने के लिए हमें आसानी होगी। तो K का वैल्यू आप सॉल्व कर पाएंगे, डिवाइड बाय करना पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा, यूनिट भी आपको मिल जाएगा। हाँ वेरी गुड, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यूनिट क्या रहेगा, मोलर सेकंड इनवर्स रहेगा। कटकुट होके बचेगा सेकंड इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 13, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P इज, रेट दिया है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज गिवन, कंसंट्रेशन ऑफ B इज ऑल्सो गिवन, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकंड ऑर्डर इन B। बताइए रेट लॉ क्या लिखूं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर 2 रहेगा, हो गया। फिर यहाँ रेट दिया है बेटा कितना, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2 इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट वी हैव टू फाइंड आउट, कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.2 इंटू 0.1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ क्या अटक रहा, बोलूँगी ऐसा करना।
की जगह खड़ा हो, फिर अटक क्यों रहा? शुरू हो गए? देखने में मजा ही नहीं आता, पूरा अटक हो गया। शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 14, sorry, problem number 14. The rate of reaction 2A plus B gives 2C plus D is 6 into 10 to the power minus 4. इथे पण रेट दिलेला आहे. Concentration of A and B is also given. If the reaction of third order in A and zeroth order in B, what is the rate constant? हाँ, थोड़ा सा रेट ला बताएंगे. K into concentration of A raised to power कितना रहेगा? देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इन ए मतलब ए रेस टू पावर 1 एंड जीरोथ ऑर्डर इन बी मतलब बी रेस टू पावर 0. बी रेस टू पावर 0 यानी कितना? 1. इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है. रेट लॉ इस प्रकार से रहेगा, सबकी वैल्यू रखो, आपको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा. मिल गया? अब देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स तो हमने सॉल्व किए हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स लॉजिकल है, यहाँ कोई स्पेसिफिक फार्मूला हम यूज़ नहीं करते हैं. आपको जो हिंट्स दी जाती है उनसे आपको रेट लॉ बनाना पड़ता है और बाद में उसे सॉल्व करना पड़ता है. ये लॉजिक तो आपको समझ में आया होगा. अब देखो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो दो प्रकार के ऑर्डर्स पढ़ेंगे, एक ज़ीरो ऑर्डर, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर. सबसे पहले हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा, अमोनिया गैस रहती है, इसे हम डीकम्पोज करेंगे ऑन प्लैटिनम सरफेस, ताकि बनेगा N2G प्लस 3H2G, यहाँ रहेगा 2NH3. बैलेंस्ड हो गया क्या? देखो जरा, हो गया, बैलेंस्ड है, ठीक है. उसके बाद एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, रेट इक्वल्स K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़्ड टू पावर 0. जब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया तो रेट लॉ क्या पता चला बेटा, रेट इक्वल्स K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़्ड टू पावर 0. अब रेज़्ड टू पावर 0 का मतलब क्या होता है? Rate of this reaction does not depend on concentration of NH3 raised to power 0 है, मतलब क्या होगा, rate does not depend on concentration of NH3. अब ये जो रिएक्शन है जिसका रेट किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं रहेगा इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. देयरफॉर द रिएक्शन whose rate does not depend on concentration of a reactant is known as zero order reaction. Definition: the reaction whose rate does not depend on concentration of reactants is known as zero order reaction. ठीक है. अब इनके एग्जाम्पल और भी कुछ दिए हैं, सभी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे H2G प्लस Cl2G. This reaction takes place in presence of light, so that we will get 2HClG.
सिंस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लाइट दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए कहना फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2। ऐसे वर्ड याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2 टू गिव द HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे फॉस्फीन PH3। ये गैस रहती है फॉस्फीन, नाव लक्षात ठेवा। इसको हम डिकम्पोज करेंगे ऑन टंगस्टन सरफेस तो क्या होगा, फॉस्फोरस बनेगा प्लस कुछ हाइड्रोजन गैस वगैरह बनेगी। यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 रहेगा, 3 रहेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल मेरे ख्याल से दिया होगा N2OG है क्या, देखो जरा प्लैटिनम सरफेस तो यहाँ बनेगा N2 + O2 है क्या, ऐसा कुछ है ना। यस, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ ट्वाइस N2 रहेगा, ये भी गैस रहेगा, ये भी गैस रहेगा, जीरो ऑर्डर। ये सभी एग्जाम्पल्स याद रखना ही है, MST सेट में वगैरह कई बार पूछे गए हैं, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ऑल दीज आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। उसके बाद क्या बेटा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर कुछ दिख रहा है, अब हम डिराइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन है, पूरा ध्यान देंगे। ये वाला डेरिवेशन समझा, यू विल गेट द डेरिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इजीली। सिमिलर है दोनों डेरिवेशंस। अब देखो बेटा कैसे डिराइव करना। हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे बेटा जीरो ऑर्डर वाला, A2 प्रोडक्ट। लेट दिस बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो अब यहां रेट इज डायरेक्टली, याद करो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर कितना है, जीरो ऑर्डर है ना, पावर जीरो रहेगा। रेट इज इक्वल टू क्या लिखो, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 0। 1 लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा रेट को हम कैसे लिखते हैं, इन केस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A, हमने कई बार देखा है। इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A, हाउ टू राइट रेट, माइनस d/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स K ओनली। समझा। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, D कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स क्या रहेगा, -K dt। बराबर है क्या, देखो बराबर है, देख लीजिए। अब इसको पढ़ना डिफरेंशियल रेट लॉ, ये क्या रहेगा, डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, इससे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑब्टेन करेंगे। जरा ध्यान देना, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ, इससे हम ऑब्टेन करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। कैसे, तो उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ D ऑफ A इंटीग्रेशन ऑफ -K dt। तो हाउ टू ऑब्टेन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इंटीग्रेशन में कितने लिमिट्स होते हैं, 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन हुआ। हाँ, लोअर लिमिट मतलब क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे A0 से, जब टाइम कितना रहेगा, 0। इनिशियल बोला है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब समय t हो जाएगा, t मतलब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी हो सकता है, दैट इज अनसर्टन, है ना। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन बचेगा 80 रहेगा, बचने वाला कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन क्या है, 80। समझ में आया, A0 80। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम t इक्वल्स 0। 80 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट
आफ्टर टाइम t। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन का रूल है, कांस्टेंट को बाहर लिखना पड़ता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ d कंसंट्रेशन ऑफ a लिमिट चेंजिंग फ्रॉम a नॉट टू a t इक्वल्स माइनस k कांस्टेंट रहेगा, है ना, रेट कांस्टेंट ही रहना है। इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ d टू लिमिट चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। अब इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होता है, यस, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कैंसल हो जाएगा, a बचेगा, लोअर लिमिट a नॉट अपर लिमिट a t इज इक्वल टू माइनस की, कैंसल हो जाएगा, t लिमिट चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t। अब लिमिट्स पुट अप करेंगे, पहले कौन सा लिमिट रखना है, अपर और लोअर लिमिट, यस, अपर लिमिट कौन सा है 80, बाद में लोअर लिमिट, दोनों के बीच में प्लस साइन नहीं देना, माइनस रहेगा, इक्वल माइनस के, हाँ, t माइनस 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, at इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, ठीक है। तो at इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस a नॉट। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। at इक्वल्स माइनस के टी प्लस a नॉट। बेटा ये 2 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। कुछ समझा करे, दिख नहीं रहा था, ध्यान देते जाओ कहाँ खोए हो, ओके ठीक है, ये दिख रहा, अभी यहाँ से शुरू कर रहा मैं, थोड़ा पिछले के बड़ा नहीं कर सकते क्या, पूरा 2 बोर्ड कवर करते जाओ ना, क्योंकि बार बार हाथ लगाना पड़ता है। हाँ जूम जो है ना, फिर उतना क्लियर नहीं दिखता, उतना क्लियर मतलब बेसिकली दूर चला जाता है। अच्छा, ठीक है ना, जूम का प्रॉब्लम है नहीं क्या, ठीक है, ओके ठीक है। देखते हैं बेटा डेफिनेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ का कैसे रहेगा। देखिए ये हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिल गया, कैसे ऑब्टेन किया हमने, बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ एंड विच एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन concentration and time, which explains relation between concentration and time is called the integrated rate law। देखो जरा डेफिनेशन, an equation obtained, ये इक्वेशन ही है ना, an equation obtained by integrating differential rate law, an equation obtained by integrating differential rate law and which explains the relationship between concentration and time, which explains a direct relationship between concentration and time is known as integrated rate law। हो गया, इस प्रकार से डेरिवेशन रहे। एक बार रिपीट करता जरा ध्यान देंगे अच्छे से, वैसे तब ये रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए। हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया हमने A2 प्रोडक्ट, जिसका ऑर्डर कितना रे 0। देन रेट लॉ कैसे लिखना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power 0, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर एक कांस्टेंट लिया। देन रेट को कैसे लिखते हैं, माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। माइनस क्यों लिया समझा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता, कम होता। इक्वल्स टू k रहेगा, क्योंकि A raised to power 0 कितना होता, 1 होता। फिर इसको रीअरेंज करना, ये इधर जाएगा, माइनस भी इधर चला जाएगा, तो dA इक्वल्स माइनस के dt मिल गया। इसको डिफरेंशियल रेट लॉ कहोगे। इससे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। इंटीग्रेशंस में 2 लिमिट्स होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जो पहला वैल्यू होता है वो लोअर लिमिट रहेगा, दूसरा जो वैल्यू अपर लिमिट। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 जब t इक्वल्स टू 0 रहेगा, लोअर लिमिट फॉर्म किया। दिस इज कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t 80 रहेगा।
देन कांस्टेंट जो भी रहता वो इंटीग्रेशन के बाहर लिखना पड़ता, बाहर लिखा हमने, फिर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई किया, इस प्रकार से फॉर्मूला मिल गया। पहले अपर लिमिट रखना, देन लोअर लिमिट, दोनों के बीच में माइनस साइन, यहाँ पे भी सेम वे जाना, हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा 8 = -kt + a0 इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसे हम कहेंगे फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखो जरा समझा कि नहीं? ठीक है, अब इससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। दो पॉइंट्स यहां दिए हैं। फर्स्ट ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमें ग्राफ इस प्रकार से मिला। देखिए जरा इस ग्राफ से क्या पता चला, कंसंट्रेशन कैसा है, कम हो रहा कि बढ़ रहा, बताइए। कंसंट्रेशन बढ़ रहा, ठीक है। व्हाट अबाउट रेट? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन तो बढ़ा लेकिन रेट कांस्टेंट है ना। व्हाट डज इट इंक्लूड, कंक्लूड? रेट इज इनवर्सली proportional to क्या होगा? अरे कंसंट्रेशन बढ़ रहा बट रेट कांस्टेंट है, समझ में आ रहा? एक चेंज हो रहा लेकिन दूसरा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रहेगा इस पे डिपेंड नहीं रहेगा। कॉमन सेंस की बात है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ज्यादा दूसरा ग्राफ कौन सा दिया है, यहां 80 रहेगा और यहां t रहेगा, है ना, ऐसे ही। यस, 80 और t। अब बेटा दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, इसको भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला इक्वेशन याद रखो, कौन सा है, AT इक्वल्स क्या रहेगा, -KT + A0। इस इक्वेशन को याद रखो। अब ये हो गया y, ये हो गया m, दिस इज x + c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नहीं हाइपरबोला, नहीं एक्लिप्स, है ना? एक्लिप्स है क्या मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा? एक्लिप्स नहीं है तो y = mx + c is an equation of straight line। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना रे। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बराबर है, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ओरिजिन से भी जा सकता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बताइए तीन में से कौन सा रहेगा? ये पहला, बताता हूँ फिर से, देखो ये दूसरा और ये तीसरा, तीन में से कौन सा रहेगा? पक्का तुक्का मार रहे? और तीसरा, यस तीसरा, बिल्कुल सही जवाब। बट वाई थर्ड? क्योंकि नोट्स में दिया है। हाँ तो देखो वाई नॉट फर्स्ट, स्लोप नेगेटिव नहीं है इसीलिए, पहला नहीं है, नहीं। यहां देखो ना,
C दिख रहा, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, मतलब लाइन विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर ये 0 रहता देन ओनली लाइन कैन पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, यहां पॉजिटिव रहता, ठीक है, वो एक प्रकार से हो गया, तो 1 नहीं रहेगा। सेकंड क्यों नहीं रहेगा रे? क्योंकि स्लोप यहाँ क्या है, नेगेटिव है, इसे सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। बच्चा कौन सा? थर्ड वाला। तो ये जो थर्ड लाइन है उसका स्लोप कितना रहेगा? हाँ, नेगेटिव प्लस स्लोप कितना रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा मैंने, कितना रहेगा स्लोप? इक्वेशन आपके सामने है ना रे, इसको देखो ना, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये दिस इज द स्लोप, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, बरोबर है ना? मैथमेटिक्स मेरा उतना अच्छा नहीं है, आप लोग देखते जाओ जरा। और ये रहेगा स्लोप, स्लोप कितना मिल गया? -k। इसको कहना इंटरसेप्ट ऑन, इंटरसेप्ट ऑन, ये कहाँ रहता है? इंटरसेप्ट ऑन, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये जो रहेगा a0। समझे? अब क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके ऐसा ग्राफ दिया जाता है, समझे, पूछा जाता है फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्राफ दिया जाता है, कुछ नहीं करने का है, सिर्फ ग्राफ को ऑब्जर्व करना, इनिशियल कंसंट्रेशन नॉट आपको मिल जाएगा। पूछा जाएगा फाइंड आउट द स्लोप, स्लोप आप निकालो। तो ये ग्राफ आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस याद रखना मतलब इस इक्वेशन को याद रखोगे तो ग्राफ भी पता चल जाएगा, बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। लॉजिक यूज किए बगैर कुछ भी नहीं जमता, रट्टा कब तक मारते बैठोगे। तो दोनों ग्राफ समझ में आए, ठीक है। तो व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ A एट अ टाइम t एंड टाइम straight line is obtained with a slope -k। हो गए दो ग्राफ, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद दिया होगा हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, अब हाफ लाइफ पीरियड क्या है, किससे कहेंगे? समझो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन A0 लिया, इसका आधा करना, मतलब कितना करना? A0/2, आधा किया A0/2। कुछ ना कुछ समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? जो भी समय लगेगा दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। नाम से पता चल रहा, ये इसको भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। इनिशियल का आधा खत्म, इनिशियल का आधा करने के लिए जितना समय लगता उसे कहना हाफ लाइफ पीरियड। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाफ ऑफ initial concentration of reactant, time required to reduce half of initial concentration of reactant is known as half life period। इन आधा रिड्यूस हुआ तो आधा बचेगा, कॉमन सेंस, आधा रिड्यूस हुआ तो आधा ही बचेगा ना, है ना। तो इतना रिड्यूस हुआ, इतना रिड्यूस हुआ, इतना ही बचेगा, थोड़ा याद रखना, समझ रहा। 100 लिया शुरुआत में, हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 50। कितना रिड्यूस हुआ? 50 रिड्यूस हुआ, बराबर है। तो ये बात समझ में आना जरूरी है ताकि हम एक्सप्रेशन डिराइव करते समय कोई कंफ्यूजन न आए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस half of initial concentration of reactant is known as half life period, which is denoted by T half। सिंबल याद रखना T half। खूब सारे बच्चे क्या करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड हाउ टू डिनोट? सर T/2,
t/2 इज नॉट द हाफ लाइफ पीरियड, समझ में आ रहा? t हाफ ऐसे लिखना हाफ लाइफ पीरियड का सिंबल। अब हम हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन या एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। डेरिवेशन देखेंगे किस प्रकार से रहेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, AT इक्वल्स, बताइए यस क्या रहेगा, माइनस KT प्लस A0। जब t इक्वल्स टू टी हाफ रहेगा AT इक्वल्स टू कितना रहेगा, अब भी पता है। जब t इक्वल्स टू टी हाफ रहेगा तो AT क्या है बेटा, t समय के बाद बचने वाला कंसंट्रेशन। शुरुआत में हमने कितना लिया था, A0, उसमें से कम कितना हो गया, आधा, A0/2, तो बचेगा कितना, आधा, A0/2। इसलिए AT इक्वल्स क्या रहेगा, A0/2। फिर इन दोनों की वैल्यूज यहाँ रखो, तो AT का वैल्यू A0/2 इक्वल्स माइनस KT की जगह पे T हाफ प्लस A0। सो इसको ट्रांसफर इधर, इसको ट्रांसफर इधर, सो KT हाफ इक्वल्स A0 माइनस A0/2। सो KT हाफ इक्वल्स, बताइए ये कितना रे, A0/2 एंड देयरफॉर T हाफ इक्वल्स कंसंट्रेशन ऑफ A0/2 के मिल गया हाफ लाइफ का फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, देखो जरा। हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, सेकंड इज रेट कांस्टेंट। तो आप यहां क्या याद रखोगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड A0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अच्छे से याद रखो क्योंकि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, राइट। ये भी 2-3 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क के लिए डेरिवेशन। तो इस प्रकार से रहेगा, देख लीजिए। एनी डाउट? पढ़ते रहना है, समय के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ ये मत सोचना कि जब भी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगे हम पढ़ लेंगे, सर फिर से रिपीट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट विल बी सुपरफिशियल। समझ में आ रहा है, इतना आसानी से या धीरे धीरे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय की कमी रहेगी उस समय। इसलिए अभी जो आपको मिलता है वो अच्छे से पढ़ लो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, याद कर लो, तब जाके कुछ अच्छा हो सकता है। हम बार बार बताते हैं, लेना नहीं लेना आपका काम है, ठीक है ना बेटा। तो सब अच्छे से ध्यान देंगे, जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं मन लगा के पढ़ो, याद करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू।